और अब वक्त है 1 मिनट एक खबर का, यानी कि खबरों की भीड़ में कई खबर। अगर आपसे कोई खबर छूट गई है तो वो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं हर खबर आपके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए रोज हम लेकर आते हैं 1 मिनट में एक खबर, देश भर की हर हलचल। काशी में इस वक्त महोत्सव का माहौल है। वाराणसी में पीएम मोदी कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, लेकिन नामांकन से पहले आज पीएम मोदी का भव्य रोड शो हुआ और इस रोड शो के दौरान कैसी झलक देखने को मिली, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। आज काशी मोदीमय है। वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो हुआ। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो करने से पहले पीएम मोदी ने बीएचयू के सामने मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद बीएचयू से उनका रोड शो शुरू हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में उनके समर्थक सड़क के दोनों ओर मौजूद रहे। पीएम मोदी का रोड शो रविदास गेट, अस्सी, शिवाल, मदनपुरा, गदौलिया होते हुए काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा। इस रोड शो में लघु भारत की झलक देखने को मिली। रोड शो के दौरान पूरे रास्ते शंखनाद, डमरुओं की निनाद और मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। पूरे रोड शो में बनारस के कलाकार अपनी प्रस्तुति देते नजर आए तो बटुक वैदिक मंत्रोच्चार करते दिखे। रोड शो के मार्ग पर 18 बीट के अंतर्गत लगभग 100 बिंदु बनाए गए थे, जिन पर मराठी, गुजराती, बंगाली, महेश्वरी, मारवाड़ी, तमिल, पंजाबी समाज के लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर मंगलवार को नामांकन दाखिल करने वाले हैं। कल पीएम मोदी का पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है वो भी आपको बताते हैं रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर मंगलवार को नामांकन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री गंगा सप्तमी के पुण्य मुहूर्त में अपना पर्चा भरेंगे। पीएम मोदी के नामांकन में एनडीए में शामिल सभी पार्टियों के लीडर्स मौजूद रहेंगे। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। 20 केंद्रीय मंत्री, यूपी सरकार के मंत्री और कई सांसद, विधायक भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी पीएम मोदी के नामांकन के समय मौजूद रहने वाले हैं। नामांकन से पहले पीएम मोदी मंगलवार को 14 मई की सुबह 80 घाट पर जाएंगे। सुबह 10:15 बजे काल भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे तो 11:40 पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। 11:15 बजे एनडीए नेताओं के साथ में उनके बैठक का कार्यक्रम भी तय है। दोपहर 12:15 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में पीएम मोदी बैठक करेंगे और फिर झारखंड के लिए प्रस्थान करेंगे। झारखंड में पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे कोडरमा, गिरिडीह में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार दौरे के दूसरे दिन आज पीएम मोदी पटना सिटी के तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी पगड़ी पहने हुए नजर आए। बिहार दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना सिटी के तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे पहुंचे। पीएम ने यहां पर माथा टेका, अरदास की। यहाँ प्रसाद खाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंगर वाले एरिया में गए। वहाँ उन्होंने लंगर बनाया। प्रधानमंत्री ने रोटियां भी बेली, साथ ही लंगर में लोगों को अपने हाथ से खाना परोसा। पीएम सिर पर पगड़ी पहने हुए थे। पीएम मोदी गुरुद्वारे में करीब 20 मिनट रुके। उनके साथ रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे भी थे। ये पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री पटना साहिब गुरुद्वारे पहुँचा। पीएम के कार्यक्रम को लेकर सिख समुदाय के लोगों में काफी उत्साह दिखा। तख्त श्री हरविंदर साहिब गुरुद्वारा को रंग रोगन के साथ दुल्हन की तरह सजाया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के इको पार्क पहुंचे। इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव के तहत प्रचार के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सोमवार को रायबरेली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रायबरेली मेरी 2 माताओं की कर्मभूमि है, इसलिए मैं यहां से चुनाव लड़ने आया हूं। मेरी दोनों माताओं की ये कर्मभूमि है और इसीलिए मैं यहां रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं।
राहुल गांधी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। INDIA गठबंधन की सरकार बनने पर हर युवा को अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 15 अगस्त तक 30 लाख नौकरी देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। राहुल गांधी ने कहा है कि अमेठी में मैं राइफल AK-47 की फैक्ट्री लेकर आया था, लेकिन अभी तक इसे शुरू नहीं किया गया है क्योंकि नरेंद्र मोदी ये फैक्ट्री अडानी को देना चाहते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए रायबरेली पहुंचे। इस दौरान उनके निशाने पर रहे राहुल गांधी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए रायबरेली पहुंचे। इस दौरान उन्हें निशाने पर राहुल गांधी रहे। अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जब इनकी सरकार भी तब कांग्रेस ने कहा था कि राम तो हुए ही नहीं थे। सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो क्या इटली में बनेगा। जब इनकी सरकार थी तब कांग्रेस ने क्या किया था? तब कांग्रेस ने कहा था राम तो हुए ही नहीं। कहते हैं भारत में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अरे भारत में नहीं बनेगा तो क्या इटली में बनेगा क्या राम मंदिर? सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि दो ही लोग मोदी का विरोध कर रहे हैं, एक राम विरोधी, दूसरे पाकिस्तानी समर्थक। सीएम योगी ने कहा अब की बार 400 पार में रायबरेली भी है। सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वालों, आतंकियों के मुकदमे वापसी करने वाले लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। शेयर बाजार में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वैसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या बाजार के बिखरने के पीछे इलेक्शन का कोई कनेक्शन है। शेयर बाजार के इलेक्शन वाले कनेक्शन पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। शेयर बाजार में बीते कुछ दिनों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को बाजार खुलने के साथ ही शेयर मार्केट क्रैश हो गया। सेंसेक्स 700 अंक तो निफ्टी 200 अंक पर फिसल गया। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या बाजार के बिखरने के पीछे इलेक्शन का कोई कनेक्शन तो नहीं है। इसे देखकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। शाह ने कहा कि शेयर बाजार में चल रही गिरावट को चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने शेयर बाजार में जारी गिरावट को लेकर कहा कि 4 जून 2024 के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी आएगी। गृहमंत्री ने शेयर बाजार में जारी उथल-पुथल के पीछे तमाम तरह की अफवाहों को बताया है। उन्होंने कहा कि 7 चरणों में वोटिंग के बाद 4 जून को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। चौथे चरण के मतदान के दौरान आज पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों के बीच में झड़प हो गई। आखिर ये पूरा मामला क्या है, बताते हैं इस रिपोर्ट में। आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 5वीं बार अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, देखिए। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। सोमवार को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 5वीं बार अपना नामांकन दाखिल किया। अनुराग ठाकुर शक्ति प्रदर्शन करते हुए डीसी कार्यालय पहुंचे। नामांकन करने के बाद अनुराग ठाकुर ने कुलदेवी आवाह देवी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, आशीर्वाद दिया। वहीं दूसरी ओर शिमला लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उनके साथ मौजूद थे। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि बीजेपी ने जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को वोट की ताकत से गिराने की कोशिश की। जनता इस चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएगी। वहीं दूसरी ओर शिमला संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार सुरेश कश्यप ने भी नामांकन दाखिल किया और इस दौरान उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। हैदराबाद से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। किसने और क्यों दर्ज करवाई है ये एफआईआर, देखिए इस खबर को पूरी इस रिपोर्ट में। हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही बीजेपी के उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल माधवी लता पर आरोप है कि हैदराबाद के एक बूथ पर कुछ मुस्लिम महिला वोटर्स से आईडी कार्ड मांगे और उनके चेहरे से बुर्का भी हटाया। इस मुद्दे पर फिलहाल विवाद छिड़ गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद माधवी लता के खिलाफ हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। शिकायत दर्ज होने के बाद बीजेपी के उम्मीदवार माधवी लता ने कहा
कि मैं सच्चाई दिखाई तो मुझ पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और सच को जानना और आईडी चेक करना ये हमारा अधिकार है। मैं चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत करूंगी। माधवीलता ने कहा कि उन्होंने सच दिखाने और सच जाने से रोका जा रहा है। माधवी का आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान जब वो लोगों से मिलने जाती थी तब भी उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया। फिलहाल हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार करने से राहत नहीं मिली है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने सरकार और जांच एजेंसी ईडी को नोटिस जारी किया है। फिलहाल हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार करने के लिए राहत नहीं मिली है और कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इस अर्जी पर अगली सुनवाई 17 मई को होगी। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने केजरीवाल को जमानत मिलने के आधार पर ही अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई है। सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए। अगर चुनाव खत्म होने के बाद सुनवाई होगी तो याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिलहाल जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। यहाँ चौथे चरण के मतदान के दौरान कानपुर के एक पोलिंग बूथ से बीजेपी नगर अध्यक्ष और ड्यूटी पर तैनात दरोगा के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। आज उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की 13 सीटों के लिए मतदान हुए। इसी बीच कानपुर के एक पोलिंग बूथ से वोटिंग के दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष और ड्यूटी पर तैनात दारोगा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। आपको बता दें कि भाजपा नगर अध्यक्ष अपने परिवार के साथ वोट डालने आए थे, जिसके बाद उनकी पत्नी मतदान कक्ष से रोते हुए बाहर निकली। पूछने पर अध्यक्ष की पत्नी ने बताया कि दारोगा ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। वोटिंग करने आए वोटरों की माने तो सुबह से ही दारोगा लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। विवाद ज्यादा बढ़ने पर दारोगा को भाजपा नगर अध्यक्ष से माफी मांगनी पड़ी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। मध्य प्रदेश के मुरैना में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर आज सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का जमकर घेराव किया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के मुरैना में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आज सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। 5 मई को मवसिया शर्मा की हत्या के मामले में ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया और इस घेराव में जौरा से कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय और मुरैना लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर भी मौजूद रहे। जौरा के विधायक पंकज उपाध्याय ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस वसूली के काम में लगी रहती है, जबकि कानून व्यवस्था को बनाए रखने में वो नाकामयाब हुई है। बता दें कि कैलारास थाना क्षेत्र के खुटिया निहार निवासी मवसिया शर्मा की हत्या की गई थी। शेखपुर मोड़ के पास में आरोपी मृतक का शव फेंक कर फरार हो गए थे। वारदात के 1 हफ्ते बाद भी पुलिस को आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया। यही वजह है कि अब ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। लखनऊ के 3 स्कूलों को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम की सूचना से हड़कंप मच गया है और ये पूरा मामला क्या था, देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ के 3 स्कूलों को आज बम से उड़ाने की धमकी दी गई। बम की सूचना के बाद स्कूलों में हड़कंप मच गया। इस धमकी के बाद स्कूल प्रशासन ने 1 दिन की छुट्टी घोषित कर दी। पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में जुट गया। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह बच्चे जब स्कूल पहुंचे तभी अचानक स्कूल मैनेजमेंट ने स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी की जानकारी दी, जिसके बाद मैनेजमेंट ने आनन फानन में पुलिस को इस बात की जानकारी दी और बच्चों को घर वापस भेज दिया गया। स्कूल बंद करके पूरे परिसर की चेकिंग कराई गई, लेकिन कुछ भी बरामद नहीं हुआ।
दरअसल मामला लखनऊ के गोमतीनगर स्थित विबग्योर स्कूल का है, जहां बम की सूचना से अफरा तफरी मच गई। मामले की नजाकत को देखते हुए स्कूल मैनेजमेंट ने एक दिन की छुट्टी कर दी है। पेरेंट्स को स्कूल की तरफ से मैसेज भेजा गया और जिसमें बच्चों को घर वापस ले जाने की बात कही गई। पुलिस ने बताया कि धमकी एक ही मेल आईडी से आए हैं। साइबर एक्सपर्ट, एटीएस और पुलिस की टीम जांच कर रही है। एनआईए से भी सहयोग मांगा गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली लाइव पर खबरें जारी हैं।